गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। कैसे जो है पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हो रही थी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, ब्रिटिश आ चुके थे। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने अपना एम्पायर जो है शुरू कर दिया था ना, ट्रेड चल रहा था, उनकी कंपनीज जो है यहाँ पर एस्टेब्लाइज हो रही थी। ठीक है, तो कैसे जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो ख़त्म हो रहा था, है ना। तो जब मुग़ल एम्पायर वीक पड़ रहा था और कैसे बाहरी जो इन्वाइडर हुए हैं ना, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पिछले जो अपना वीडियो था उस पर हम देख चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मुग़ल एम्पायर वीक पड़ने पर कौन सी जो है स्टेट्स है वो पावरफुली सामने आई। ठीक है, जो मुग़लों ने अलग अलग प्रोविंसेस जो है अपने सूबेदार ज़मींदार्स को दी हुई थी मॉनिटरिंग के लिए, तो वो कैसे उन्होंने पावर गेन करते ही मतलब कि कैसे उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, और वो स्टेट्स जो है वो सामने आई। ठीक है, वो स्टेट कौन कौन सी थी वो हम इसमें देखेंगे। सो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, कौन कौन सी वो न्यू स्टेट्स थी। देखिए, डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्परर्स। यस, जैसे उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर मुगल्स की डिक्लाइन होने लगी, वैसे कौन सी स्टेट्स जो है इमर्ज हुई। द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स consolidated their authority in different parts of the subcontinent. yes, जो भी इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पार्ट है उसमें अलग अलग ज़मींदार सूबेदार जो है वो अपनी किसको पावर को जो है गेन कर रहे थे, है ना। तो कौन कौन हो गए, गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। अब ये लार्ज प्रोविंसेस कौन सी थी वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो उनको जो भी सूबेदार थे, देखो बच्चों पहले भी मैं बता चुकी हूँ कई बार कि कोई भी राजा है तो वो अकेला पूरी जगह पर रूल नहीं कर सकता है, मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, उसको पूरी टीम चाहिए उसकी, है ना। तो इसके लिए उसने सूबेदार हायर किए हुए थे, जो भी राजा था उसने। ठीक है, मुग़ल जो राजा था उसने सूबेदार हायर किए हुए थे। तो जैसे जैसे क्या हुआ, मुग़ल जो किंग था उसकी पावर कम होने लगी, है ना, वो थोड़े स्ट्रांगली जो है रूल नहीं कर पा रहे थे। तो इन सूबेदार्स ने क्या किया, अपनी मतलब होता है ना कि कोई एक कमज़ोर पड़ता है तो जो थोड़ा सा ताकतवर है या एवरेज है वो उसको और दबाने लग जाता है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर हो रही थी, है ना। ठीक है, तो देन द मुग़ल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। यस, तो मुग़ल जो एम्पायर था वो एक तरीके से रीजनल स्टेट्स में बट गया। रीजनल स्टेट्स में कैसे बट गया, रीजनल एम्पायर हम पहले पढ़ चुके हैं। रीजनल एम्पायर क्या होते हैं, एक मतलब आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया में कोई रूल कर रहा है ना। ठीक है, तो वहाँ का अपना जो है रूल्स वगैरह अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो वो रीजनल एम्पायर हो गया पर्टिकुलर एक रीजन में, है ना, वहाँ पर। तो देखिए आगे, The states of the 18th century can be divided into 3 overlapping groups. Yes, तो इन जो हमारे ये एरियाज़ थे ना, जो एक तरीके से जहाँ पर रीजनल एम्पायर चल रहा था, तो उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 स्टेट्स जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशली जो है सामने आए, है ना। कौन से थे, देखिए, states that were old Mughal provinces like अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक जो है इन तीनों प्रोविंसेस में जो है एक तरीके से इसी में समाया हुआ है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रोविंसेस थी जो कि बहुत ही पावरफुली सामने आई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल, है ना। ठीक है, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये 3 प्रोविंसेस थी। अब इनके सूबेदार कौन थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से मौके का फ़ायदा उठाया, है ना, और किस तरह के रूल्स जो है उन्होंने अपने प्रोविंस में लागू किए, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टेट्स दैट हैड इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। यस, यहाँ के जो भी सूबेदार थे वो मुगल्स के अंडर में एक तरीके से अपने मॉनिटरिंग को जो है इंजॉय करते, मतलब कि अपना काम इजीली वो कर रहे थे, है ना। ठीक है, द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख्स एंड अदर लाइक द जाट्स। यस, सिर्फ ये 3 प्रोविंसेस ही नहीं थी, उसके अलावा कुछ ग्रुप्स और थे जो कि पावरफुली जो है सामने आए, जिन्होंने अपना एक अलग एम्पायर जो है, रीजनल एम्पायर आप कह सकते हो, वो चलाया ना। तो वो कौन थे, मराठाज, सिख्स एंड अदर, जाट हो गए उनके अंदर, है ना। ठीक है, मराठास हो गए, सिख्स हो गए और जाट हो गए इनके अंदर में, जो कि अपना इनका अलग जो है देखने को मिलेगा एम्पायर आफ्टर मुगल्स के बाद में। ठीक है, तो आगे देखिए,
These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. Yes, इन्होंने क्या किया कि अपना मतलब खुद की इंडिपेंडेंस जो है असर्ट की है ना, किसके बाद में, मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद में, ठीक है। एक लंबा जो है स्ट्रगल चला इनका, ठीक है। तो मुगल्स के बाद में ये पावरफुली सामने आए, तो इनको थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th century 3 stand out very prominently। देखो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बोला कि वहाँ पर जो है पहले शासन तो उन्हीं का था ना, रूल तो उनका था ये मुगल्स का, ठीक है। तो कौन कौन सी मैंने अभी आपको बताई, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। इसको एक बार मैप में हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये, देख लीजिए इधर, बंगाल ये आपका ईस्टर्न एरिया, दैट वाज बंगाल ना, अवध जो आपके यूपी वाला एरिया ना, अवध, और आपके हैदराबाद, हैदराबाद जो है आपके आंध्र और तेलंगाना, इसकी कैपिटल है ना हैदराबाद। तो ये जो प्रोविंसेस है ये अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करती है और सामने आती है, और पहले यहाँ पे मुगल्स का रूल था ना। तो कौन यहाँ के सूबेदार या नवाब कौन थे वो हम देखेंगे ना। सो देखिए, ऑल 3 states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces। yes, इनके जो कौन थे, गवर्नर थे या सूबेदार थे है ना, तो बहुत ही एक तरीके से पावरफुल थे है ना, ऑफ कोर्स इसीलिए तो उनको वहाँ की सूबेदारी दी गई होगी है ना। तो देखिए कौन थे ये, सादत खान अवध, देखिए पिक्चर आप देख सकते हो, सादत खान ये कहाँ के हैं, अवध के हैं, और मुर्शिद कुली खान ये कहाँ के नवाब है, बंगाल के, और आसफ जहाँ ये कहाँ से है बच्चों, ये है हैदराबाद से, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों आपको याद रखने हैं कि सादत खान ये कहाँ के सूबेदार थे, अवध के, और मुर्शिद कुली खान बंगाल के, और आसफ जहाँ हैदराबाद से थे, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। All 3 had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors। ये जो है एक हाई आप नोबल कह सकते हो इनको, नॉबिलिटी में भी थे, जो इनके एडवाइज़र्स थे ना उसमें भी ये थे, साथ ही इनको काफ़ी अच्छी जो है मनसबदारी पोजीशन दी गई होगी। जात सवार ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं, मुझे तो इनको एक तरीके से जात मिली हुई थी कि कितनी इनकी क्या होगी, मनसबदारी होगी है ना, रैंक जो इनकी डिसाइडेड होती थी कि कितने इनको घुड़सवार मिलेंगे, तो उस तरीके से इनकी रैंक डिसाइड होती थी, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन इनकी थी। सो बोथ आसफ जहाँ एंड मुर्शिद कुली खान हेल्ड अ जात रैंक ऑफ 7000 ईच। यस, जो कौन है, आसफ जहाँ है और मुर्शिद कुली खान है, दोनों को 7000 की क्या मिली हुई थी, रैंक मिली हुई थी। वाइल सादत खान जात वॉज 6000, और सादत खान की जात क्या थी, 6000, ठीक है। आगे देखिए, सो हैदराबाद को हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। हैदराबाद के बारे में देखिए, हैदराबाद के जो सूबेदार थे वो कौन थे, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। आपको नाम जो है फुल नेम पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हैदराबाद के निज़ाम ये थे। सो देखिए कब से कब तक इन्होंने रूल किया, 1724 टू 1748। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फर्रुखसियार। यस, फर्रुखसियार जो मुग़ल किंग थे उनके टाइम पे जो सबसे पावरफुल मेंबर थे उनकी कोर्ट में, दैट वाज निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। इन्होंने ही आगे चल के जो है अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करके अपना एक अलग जो है रीजनल स्टेट जो है वो बना दिया है ना, ठीक है। तो आगे देखिए, इतना आपको देखना है कि किसके टाइम पे थे, इतना आपको तो याद रखना ही रखना होगा है ना, कि निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जो है वो किस मुग़ल किंग के टाइम पर है, फर्रुखसियार के टाइम पे है ना। आगे देखिए, as the Mughal governor of the Deccan provinces during 1720-22, Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration। Yes, 1720 to 22, ठीक है। दक्कन की जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर आसफ जाह ने अपना पॉलिटिकल जो है पावर पहले ही वहाँ पर अपनी जो है एस्टेब्लाइज कर दी थी है ना, ठीक है। देन टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ टर्मोइल। यस, और इसी के साथ में जो राजनीति जो भी उथल पुथल हो रही थी वहाँ पर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। कैसे उठाया फ़ायदा, कि भाई दिख रहा था कि राजा जो है वो दूसरे अटैकर से लड़ने में व्यस्त है ना, वहाँ पर वो व्यस्त है, और जो है एकदम उथल पुथल चल रही थी इनकी पॉलिटिकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर, ठीक है। तो उसका फ़ायदा यहाँ के जो सूबेदार थे, जो इन बड़ी बड़ी प्रोविंसेस के सूबेदार थे है ना, तो इन सब ने इनका फ़ायदा उठाया। देन ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। और उस फ़ायदे को उठाकर उन्होंने वहाँ पर एक्चुअल रूलर वो वहाँ पर बने, ठीक है। पहले मुगल्स के अंडर में काम कर रहे थे, अब जो है कोई राजा वाजा नहीं है, हम खुद राजा हैं, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। देन
आसफ जा एंड हिज रूल, क्या था उनका रूल, क्या उन्होंने चेंजेस किए वो हम देखेंगे ना। बहुत स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यस देखो अब पावरफुली अगर काम करना है आपको तो अपनी जो टेक्निक्स है उनमें कुछ अपडेशन तो लाना ही होगा ना, तभी आप थोड़ा डिफरेंस तभी तो दिखेगा ना कि पहले जो राजा काम कर रहा था और अब जो कर रहा है उसमें अंतर कैसे दिखेगा, आपकी काम करने की जो टेक्निक है उसमें थोड़ा आप अपडेशन लाओगे तब दिखेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो स्किल्ड सोल्जर्स थे उनको अपने आर्मी में लेना शुरू किए, है ना, ठीक है, जो एक तरीके से ट्रेंड थे, है ना। देन अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स, यस, और क्या मनसबदार अपॉइंट किए उन्होंने अपने खुद के, है ना। देन ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पर ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस, यस देखो अभी भी वो मुगल्स के अंडर में ही थे, है ना, ठीक है। तो एक मतलब तरीके से पूरे तो फ्री नहीं हुए थे, है ना, पूरी फ्रीडम उन्हें नहीं मिली थी, तो अभी भी वो उनके अंडर में काम कर रहे थे, बट काफ़ी जगह जो है वो खुद के रूल चला रहे थे ना, तो इसीलिए वर्ड आया यहाँ पर क्वाइट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इस तरीके से वो काम कर रहे थे। देन हैदराबाद, देखिए हैदराबाद वॉज constantly engaged in a struggle against the Marathas and Telugu warrior chiefs, yes हैदराबाद जो था वो अभी स्ट्रगल कर रहा था देन अगेंस्ट द मराठाज एंड तेलुगु वॉरियर्स जो थे। देखो अगर हम बात करें मैप के अकॉर्डिंग तो हैदराबाद महाराष्ट्र, है ना, तो इस तरीके से मराठाज का भी जो है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, है ना, ठीक है, और जो तेलुगु जो सरदार थे, है ना, चीफ्टन्स थे, उनके साथ में भी उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट थे। द एम्बिशंस ऑफ द निज़ाम उल मुल्क आसफ जा टू control the rich textile producing areas of the Coromandel coast, yes जो आपके कोरोमंडल तट आता है वहाँ पर एक कपड़ों का एक तरीके से फैक्ट्री जो थी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आपने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है अपनी एस्टेब्लाइज कर दी थी, तो वहाँ पर कंट्रोल किसका था, अगर हम कोरोमंडल की बात करें तो आसफ जा का कंट्रोल वहाँ पर काफ़ी अच्छा हो गया था। तो इसको देखते हुए आसफ जा की पावर को बढ़ते हुए देखकर ब्रिटिश ने क्या किया, देखिए सो in the east were checked by the British who were becoming increasing powerful in that region, yes तो उनको किसके थ्रू चेक किया गया, ब्रिटिश के थ्रू चेक किया गया, है ना, और वहाँ पर काफ़ी सारा इंटरफेयर उनके थ्रू किया गया, जो ब्रिटिश लोग थे उनके थ्रू। किसकी पावर बढ़ रही थी, यहाँ पर आसफ जा की पावर बढ़ रही थी, है ना। सो द निज़ाम्स आर्मी, अब देखिए निज़ाम की आर्मी के बारे में देखिए कि कितने वहाँ पर जो है उनके पास सोल्जर्स थे, है ना, और हॉर्समैन थे। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूपर्स in 1790 the Nizam has a सवारी of 400 elephants, yes 400 elephants सवार थे उनके पास में। then several thousand of horsemen, हज़ारों की संख्या में हॉर्समैन घुड़सवार थे। near his person who receive upwards 100 rupees nominal pay are extremely well mounted and richly कैपर्संज, या देखो इसमें उनको जो वेतन दिया जा रहा था ना, जो भी हॉर्समैन थे, है ना, घुड़सवार थे, उनको जो वेतन दिया जा रहा था वो 100 रुपये नॉर्मल था, है ना, उससे कम नहीं था, तो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और जो एक तरीके से सजी धजी उनकी पूरी सवारी होती थी, है ना, अच्छे से ट्रेंड होते थे, सारे सोल्जर्स जो थे वो ट्रेंड ले रहे थे, वो है ना प्रशिक्षित ले रहे थे, और एक सजी धजी जो है पूरी सवारी उनकी होती थी। जो हाथी वगैरह होते थे वो काफ़ी सजे धजे, जो देखते ही इंप्रेशन पड़ता है ना, उस तरीके से जो है काफ़ी अच्छी उनकी आर्मी थी, है ना। आगे देखिए अवध, नेक्स्ट जो स्टेट आती है, नेक्स्ट जो प्रोविंस आती है दैट वाज अवध, है ना, जो पावरफुली सामने आती है। तो यहाँ पर कौन जो है यहाँ के मॉनिटर थे, आप कह सकते हो सूबादार थे, दैट वाज बुरहान उल मुल्क सादत खान, ठीक है, जो कि यहाँ के पावरफुली जिन्होंने यहाँ पर मॉनिटरिंग की। अपॉइंटेड सूबादार ऑफ अवध इन 1722, याद रखना है आपको कब अपॉइंट हुए थे यहाँ पर एज अ सूबेदार, 1722 में। फाउंडेड अ स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire, yes ये एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में जो है सामने आया, इमर्ज हुआ ना, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद में बहुत ही पावरफुली सामने आई स्टेट दैट वाज अवध, ठीक है। और अवध के पीछे जो है काफ़ी लोग लगे हुए थे, तो उसका एक रीज़न था जो कि कई बार पीछे चैप्टर में मैंने आपको बताया है ना, वहाँ पर जो है काफ़ी रिवर्स होकर निकलती है, तो दैट वाई वहाँ पे जो ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है ना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ अवध देखिए, अवध वाज अ प्रॉस्परस रीजन,
काफ़ी प्रॉस्परस है ना। कंट्रोलिंग द रिच एल्यूवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। देखो अगर मैप की अगर हम बात करें तो आपकी जो अवध आता है वो कहाँ आता है, यूपी वाले एरिया में है ना, यूपी, और यहाँ पर आपके है बंगाल है ना, तो बंगाल और यूपी, ठीक है, यहाँ तक का जो ट्रेड रूट था ना, तो वो कहाँ से होकर जाता था आपके, मतलब कि अवध का जो ट्रेड रूट है, नॉर्थ इंडिया और बंगाल का जो ट्रेड रूट है वो किसके थ्रू होके जा रहा है, बंगाल से अवध होके ये यहाँ पर जाते थे बाकी रास्तों पे ना, बाकी जगहों पर जाने के लिए बंगाल से आकर इनको कहाँ से गुजरना पड़ता था, अवध से, ठीक है। तो अवध एक तरीके से सेंटर ऑफ पॉइंट था ना यहाँ का, तो इसलिए अवध की इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग के लिए देखें तो भी ज़्यादा थी और एग्रीकल्चर फार्मिंग की पर्पज़ से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहा था। देन बुरहान उल मुल्क, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, देखिए कंबाइंड ऑफिसर्स ऑफ सूबादारी, दीवानी एंड फौजदारी। क्या इन्होंने चेंजेस किए, इन्होंने सूबादारी, दीवानी और फौजदारी तीनों को कंबाइन किया, इनके ऑफिसेस को कंबाइन किया, तीनों अलग अलग चल रहे थे है ना। आज भी अगर देखते हो आप, अगर कोर्ट के बारे में आप पढ़ते हो तो जो है फौजदारी जो है कोर्ट अलग होते हैं, दीवानी अलग होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर सूबादारी, दीवानी और फौजदारी जो ऑफिसेस चल रहे थे उन तीनों को कंबाइन किया ताकि तीनों की एक साथ मॉनिटरिंग की जा सके ना। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध, यस, और यहाँ के पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री जो अफेयर्स थे उनका भी मॉनिटरिंग जो है इन्होंने की। देन बुरहान अल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन, यस, अगर आपको अपनी पावर बढ़ाना है तो दूसरे की पावर को, दूसरे के इंटरफेयर को कम करना पड़ेगा आपको, तो इन्होंने मुगल्स के इंटरफेयर को कम किया। कैसे किया, देखिए बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, यस, क्या किया कि सबसे पहले तो जो मुगल्स के थ्रू अपॉइंट किए हुए जागीरदार थे उनको हटाओ, उनको हटाने के बाद में फिर खुद के बंदे वहाँ लगाओ है ना, तो उनको वहाँ से हटा दिया। देन ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट टू वैकेंट पोजीशन, यस, उन्होंने क्या किया, अपने खुद के जो सर्वेंट्स थे है ना, जो कि उनके अब खुद का बंदा होगा तो वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो ज़्यादा फेथफुल होगा उसके लिए, तो खुद के बंदे उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट करने शुरू कर दिए। द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट वर रीअसेस्ड बाय ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट, यस, और जितने भी अपॉइंट किए हुए बंदे थे उनके मुगल्स के थ्रू है ना, तो उनके पूरे एक तरीके से अकाउंट्स की क्या की गई, उनका चेक किया गया उनका अकाउंट कि उन्होंने कोई घपला घपली तो नहीं करी है पहले है ना, कोई भी कुछ चीटिंग तो नहीं करी है, तो इस तरीके से उनके जो है अकाउंट्स चेक किए गए। साथ ही उनका क्या किया गया, रीअसेस्ड किया गया ना, रीअसेस मतलब पुनर्मूल्यांकन, दोबारा उनको जो है मूल्यांकन उनका किया गया, और साथ ही जो है खुद के ऑफिशियल्स वहाँ पर अपॉइंट किए गए, ठीक है। देन he seized a number of Rajput जमींदारीज and the agriculturally fertile lands of the Afghans of रोहिलखंड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अफ़गान का रोहिलखंड वाला एरिया है ना, फर्टाइल लैंड है, उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया ना, और साथ ही जो राजपूत जमींदार थे, देखो राजपूत के साथ में मुगल्स का कनेक्शन देखने को मिलता है अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे है ना, शाहजहाँ के टाइम पे, इनके टाइम पे देखने को मिलता है, तो उनके थ्रू जो लैंड्स वहाँ पे क्या किए जा रहे थे, वहाँ के वो जमींदार थे उनको भी उन्होंने सीज कर दिया ना, तो इस तरीके से मतलब मुगलों का भी जो है वहाँ से हटा दिया उन्होंने, राजपूत को भी वहाँ से हटा दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर अब वो जो है जो सूबेदार है उसका पावर यहाँ पर हो गया है। देन स्टेट, अब देखिए जो रीजनल स्टेट थे वो क्या थे, डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स, यस, जो भी स्टेट थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, 3 प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड थे, एक तरीके से लोकल बैंकर्स पे और महाजन्स पे ना, लोन के लिए। देन इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स, यस, और एक तरीके से वो उनको काफ़ी हाई टैक्स पर जो है वो दिए जा रहे थे। देन दीज रेवेन्यूज फार्मर्स इजारदार्स एग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स सम ऑफ मनी, और ये जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, जो राजस्व किसान थे, वो एक फिक्स इनका जो रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया गया था कि इतना अमाउंट आपको देना है और कैश में देना है ना। पहले जो थे एज ए लैंड जो है रेवेन्यू लिया जाता था कि आप जो है अपनी कितनी भी आपकी फार्मिंग हो रही है ना उसका इतना पार्ट आपको एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स आपको देना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब फिक्स कर दिया था, सबका अलग अलग जो था वो सब फिक्स कर दिया था कि आपको इतना अमाउंट
देना है टैक्स के लिए और कैश में देना है। देन इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, और बदले में जो रेवेन्यू फार्मर्स थे है ना, उनको एक तरीके से फ्रीडम दी गई थी है ना। फ्रीडम कैसे दी गई थी उनको कि किसी के साथ में मतलब कि ऐसा नहीं किया जा रहा था कि उसकी जो है कम उसकी खेती हो रही तो फिर भी उससे ज़्यादा जो है टैक्स लिया जा रहा है, तो उस चीज़ से उनको एक तरीके से फ्री कर दिया गया था। देन बंगाल, नेक्स्ट जो प्रोविंस आती है, स्टेट आता है, दैट वाज बंगाल। बंगाल के नवाब जो थे दैट वाज मुर्शिद कुली खान। देखिए अपॉइंटेड एज द नायब डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ दी प्रोविंस। यस, एक तरीके से ये नायब या डिप्टी के रूप में जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबादार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। यस, एक तरीके से वो एक फॉर्मल सूबेदार नहीं थे है ना, बहुत ही जल्दी जो है उन्होंने पावरफुली जो है अपना एक तरीके से रूल जो है वो फैला लिया था है ना, मुर्शिद कुली खान ने। देखिए एफर्ट्स टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, क्या एफर्ट्स इन्होंने डाले मुगल्स के पावर को कम करने के लिए। ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू ओडिशा। यस, जितने भी मुगल जागीरदार्स थे है ना, उनको बंगाल से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, ओडिशा में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब खुद के बंदे वहाँ पर लाएंगे ना। एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल। यस, अब जो अभी प्रेजेंट में कोई काम कराना है इनको, अपने प्रेजेंट में ऑफिसर्स अपने इन्होंने अपॉइंट कर दिए, लेकिन भाई जो पहले थे उनका लेखा जोखा भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, पहले क्या गफलत करी उन्होंने। तो जो पहले वाले ऑफिसर्स थे है ना मुगल्स के, तो उनका उन्होंने एक तरीके से चेकआउट करवाया कि इनके जो अकाउंट्स चेक करवाए कि इन्होंने पहले क्या क्या काम किया, क्या क्या गड़बड़ करी है ना, तो रीअसेसमेंट करवाया। देन रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स, और वही रेवेन्यू जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम कर रहा था ना, उसी तरीके से रेवेन्यू जो है वो कैश में कलेक्ट किया गया है ना। देन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ में। एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स। जो भी जमींदार्स थे उनको जो पैसा उधार ले रहे थे वो किन से ले रहे थे, वो बैंकर्स से और मनी लेंडर्स से है ना। देन दोज अनेबल टू पे वर फोर्स्ड टू सेल दियर लैंड्स टू लार्जर जमींदार्स, और जो पे करने में जो है मतलब कि सक्षम नहीं थे उनको एक तरीके से जो बड़े ज़मींदार थे उनको अपनी ज़मीन देनी होती थी है ना, ठीक है, जो पे नहीं कर पाते थे। देन इसके बाद में देखिए रीजनल स्टेट, ये क्या थे, द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स। स्टेट और बैंकर्स के बीच में काफ़ी क्लोज कनेक्शन था। कैसे था, नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान, दैट वॉज रूल इन 1740-56। इनके टाइम पे नोटिस किया गया, ठीक है। देन ड्यूरिंग हिज reign द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। यस, किसके टाइम पे, जगत सेठ जो थे वो काफ़ी क्या हुए, प्रॉस्परस मतलब कि समृद्ध हुए है ना। देन if we take a bird's eye view we can detect three common features amongst these states। अगर हम पूरी एक नज़र से देखें तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी क्या हुए, पावरफुली हुए है ना, सक्सेसफुल हुए। देन देखिए फर्स्ट डू मैनी ऑफ द लार्जर, देखो कॉमन चीज़ जो दिखाई देती है इनके अंदर तीनों में वो क्या है वो देखेंगे हम है ना। कौन किस किस में, जो अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, इन तीनों में जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। फर्स्ट डू मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लाइज्ड by erstwhile Mughal nobles. They were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। देखिए अगर फर्स्टली हम देखें तो ये सारे तीनों जो थी स्टेट काफ़ी बड़े स्तर पर चल रही थी है ना, और इसके जो तीनों जो सूबेदार थे वो काफ़ी पावरफुल थे। तीनों में ये चीज़ कॉमन देखने को मिलती है ना, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देन सेकेंड दियर मैथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। यस, अगर देखें तो टैक्स कलेक्शन जो तरीका था उनका वो डिफरेंट था। कैसे, रेदर देन रूलिंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट ऑल थ्री रिजम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। यस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके थे है ना, रेवेन्यू फार्मर्स किनको बोला गया, जो राजस्व किसान थे है ना, वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे थे है ना। और अगर जो है बैंकर्स से जो भी उन्होंने कर्जा लिया वो नहीं चुका पा रहे थे है ना, तो उनको क्या करना पड़ रहा था, जो बड़े ज़मींदार थे उनको अपनी लैंड देनी पड़ रही थी है ना। देन द प्रैक्टिस ऑफ इजारीदारी थ्रोली
approach of by the Mughals spread all over India in the 18th century. Yes, जो इजारेदारी सिस्टम था है ना, जिसको मुगल्स ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, वो 18th सेंचुरी तक आते आते पूरे इंडिया में फैल गया था, उसको लोग फॉलो कर रहे थे है ना. देन the third common feature was emerging relationship with rich bankers and merchants. Yes, bankers और merchants के साथ में काफ़ी अच्छे relations इनके हुए. ये थर्ड जो common चीज़ थी इनमें, these people lent money to revenue farmers. Yes, वो अपनी जो पैसा था किसे दे रहे थे, रेवेन्यू फार्मर्स को. रिसीव्ड लैंड एज सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स. और जो भी सिक्योरिटी अमाउंट था ना, जो भी लैंड था, वो किसके थ्रू लिया जा रहा था, उनके खुद के एजेंट्स के थ्रू लिया जा रहा था ना. सो थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर. यस, जो भी रिचेस्ट, जो अमीर मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे है ना, वो एक तरीके से एक जो है स्पेशल अपनी जगह जो है वहाँ पे बना चुके थे. काफ़ी इंपॉर्टेंस उनकी हो गई थी. इंपॉर्टेंस कैसे हो गई थी, वो वहाँ पर एक तरीके से पैसा लोगों को देने का काम कर रहे थे है ना. जो भी किसान होता था उसको अगर कर्जा देना है तो वो ये बैंकर्स ही कर रहे थे. ठीक है, तो इस तरीके से इनके कनेक्शंस जो है, जो भी सूबेदार हैं, इनके कनेक्शन काफ़ी उन बैंकर्स से स्ट्रॉन्ग हो गए थे. तो ये मेन चीज़ें देखने को इसमें मिलती हैं ना. देखो इस वीडियो में हमने मोस्टली क्या देखा कि कौन सी प्रोविंसेस जो है वो मुगल्स के थ्रू बनाई गई थी, एस्टेब्लाइज की गई थी, लेकिन फिर उनका एक रीजनल जो है रूल उनका अलग चला है ना, अलग एम्पायर उनका खड़ा हुआ. ठीक है, उस पर कौन सी आ गई आपके, अवध, हैदराबाद और बंगाल है ना. अब आगे देखेंगे हम कि इसके अलावा सिख, जाट, मराठा, इन्होंने भी अपनी एक अलग जो है प्रोविंस चला रहे थे वो ना. तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे. फिलहाल आप इतना अच्छे से पढ़िए. थैंक यू सो मच.